डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और पीवाईक्यू की इस सीरीज के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे नवोदय स्कूल के 2007 का क्वेश्चन पेपर और कंप्लीटली हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले कि क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करें, सबसे पहले आपके पास आपके रफ कॉपी और पेन आपके पास में होना चाहिए। चलिए एक अच्छे से थॉट के साथ इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं कि रोता नहीं मैं, मुझे और भी काम है। रोता नहीं मैं, मुझे और भी काम है। अरे हार गया तो क्या हुआ, आने वाली जीत पर मेरा ध्यान है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से पहले आपको इसके इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना होता है कि कितने क्वेश्चंस हैं, नेगेटिव मार्क्स कितना है। सारा इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़िए। मैथ के कितने क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस हैं, लैंग्वेजेस के कितने क्वेश्चंस हैं, सारा इंस्ट्रक्शंस आपको ध्यान से पढ़ना है। इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद अब हम चलते हैं अपने पहले सेक्शन में, जिसके अंदर रीजनिंग के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कैसे करना है, देखिए सबसे पहले अगर एक क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने आता है तो वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, फिर उसके आंसर्स को देख सकते हैं। फिर वीडियो प्ले करिए, देखिए कि आपका क्या आंसर है। मेरे साथ में प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि कितने क्वेश्चंस आप सही कर रहे हैं। और बैठे रहिएगा पूरे लास्ट तक, मैं आपको पूरे क्वेश्चंस 100 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, क्योंकि पेपर में भी तो आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है 2 घंटे के अंदर अंदर, राइट। तो आप मेरे साथ बैठिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। और लास्ट में अगर फिर भी कोई डाउट आ जाता है तो ये जो नीचे नंबर लिखा हुआ है ना, 8770077431, उस नंबर पे आप मुझे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। चलिए सबसे पहले पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और इंस्ट्रक्शंस में क्या लिखा हुआ है ये चीज आपको एग्जैक्टली समझ आ रही होगी कि इंस्ट्रक्शंस में क्या लिखा हुआ है। इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है कि 1 2 3 4 चार क्वेश्चंस फिगर्स दिए गए हैं, कौन सा सिमिलर है और कौन सा ओड वन आउट, यानी कि ओड वन आउट को आपको फाइंड आउट करना है। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। यहां पे देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो ये जो पहली पिक्चर आपको देख रही है ना, इसमें टोटल कितनी लाइंस है, 1 2 3। लेकिन ये लाइंस यहां पे जाके कितनी हो जा रही है, 1 2 और ये भी 3, यानी कि इसका कंप्लीट रिलेशन है। इसी तरीके से यहां पे देखिए 1 2 3 है अगर, तो ये पिक्चर अगर इस तरीके से है तो ये पिक्चर क्या हो रही है, कहीं ना कहीं ये रोटेट हो रही है और नीचे एक लाइन हो रही है। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ ही नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। तो आप कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर जो 4 है वही इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। आपको देखना है कि कौन सा लाइन ऐसा है। देखिए इसमें अगर आप ये भी कह सकते हो, इसमें जितनी भी लाइनें हैं ना सब एक दूसरे को टच कर रही हैं, यानी कि लाइन टच कर रही है फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। लेकिन फोर्थ वाले में कोई भी लाइन एक दूसरे को टच नहीं कर रही है। इट मींस इट इज अ डिफरेंट पार्ट, राइट। तो ये अलग पार्ट है। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। देखिए जो पिक्चर यहां पे है वही पिक्चर इसके अंदर भी है और यहां भी है, यहां भी है। लेकिन यहां पे डिफरेंट है, बाहर में पेंटागोन है तो फिर ये क्वाड्रिलेटरल्स अंदर बने हुए हैं। लेकिन बाकी सब में अगर ये ट्राइंगल है तो अंदर भी ट्राइंगल, यहां पे अगर स्क्वायर है तो अंदर भी स्क्वायर, ये सर्कल है तो पूरा सर्कल। यानी कि इसका भी जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर क्या दिया हुआ है, कैसे हम इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। देखिए चीजें बहुत क्लियर है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो बिल्कुल अलग है। आपको एक चीज में अगर आपको बताऊं, समझाने की कोशिश करूं तो आपको समझ में आएगा कि सारी की सारी जो फिगर्स हैं, चाहे पहले वाले देखिए, दूसरा वाला देखिए, तीसरा वाला देखिए और चौथा वाला फिगर देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो लाइंस हैं वो जो दो पेयर्स हैं उसमें लाइन बिल्कुल सेम है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितनी लाइंस है उतनी लाइन यहाँ पे भी है, नंबर ऑफ लाइंस दोनों में सेम है और यहाँ भी। बट ये जो लाइन है ना वो सेम नहीं है, यानी कि जो अलग है वो कौन सा है, सेकंड वाला है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। तो नंबर ऑफ लाइंस को काउंट करना है कि कितनी है और किस तरीके से ये सही होने वाला है, राइट। इसमें 5 वर्टिकल्स लाइंस आपको दिख रही हैं और डायगोनली भी दिख रही है 5, लेकिन जो सेकंड वाला है उसमें अलग लाइंस हैं, राइट। तो इस तरीके से ये अलग ऑप्शन होगा।
अब देखिए यहाँ पे एरो पे फोकस करिए कि एरो आपका किस तरीके से वो मूव हो रहा है, राइट। ये जो एरो है वो एग्जैक्टली मूव हो जा रहा है, ये एरो यहाँ पे इस तरीके से मूव हो रहा है, राइट। लेकिन ये एरो जब मूव हो रहा है तो ये वाली जो लाइन आप देख पा रहे हो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे ये जो सर्कल है यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ पे सर्कल होना चाहिए और एरो के पीछे ऐसा लगा होना चाहिए, राइट। तो इसमें जो सबसे डिफरेंट है वो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो सबसे डिफरेंट है, क्योंकि एरो के पीछे ऐसे डैश होना चाहिए जो कि है नहीं, और यहां पे भी दो सर्कल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वही इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करें जिसमें कि 1 2 3 4 ये दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर अगर आप ध्यान से देखो, चीजों को समझने की कोशिश करो, तो आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आएगी। जिसमें लिखा हुआ है 1 2 3 एंड 4, राइट। 1 2 3 एंड 4 दिया हुआ है। तो आप देखिए ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है और ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है और ये जो थर्ड वाला है, सब में जो लाइंस हैं वो बिल्कुल, अगर आपको देखोगे तो हॉरिजेंटल्स लाइंस आपको दिख रही हैं। कौन सी लाइन दिख रही है? सब में वर्टिकल लाइन है लेकिन इसमें हॉरिजेंटल लाइन है, राइट। सब में क्या है? वर्टिकल्स लाइन है लेकिन इसमें हॉरिजेंटल लाइंस दिख रही हैं, राइट। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो चीज़ों को। अगर आप ऐसे नहीं समझना चाहते तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि यहाँ पे और यहाँ पे ये सेम है, लेकिन ये वाला जो डिफरेंट है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, यही इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 के बारे में बात करते हैं, और आपको एग्जैक्टली और बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा होगा कि इन ऑप्शंस में कहीं भी लाइंस नहीं है बीच में, लेकिन यहाँ पे लाइंस है, इसीलिए ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो ओड वन आउट है, वो डिफरेंट है। अब आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, किस तरीके से हम चीज़ों को समझ सकते हैं, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो एरोज है ना एक दूसरे के अपोजिट में है, यहाँ भी, लेकिन सेकंड वाले में ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट में है। थर्ड वाले में अगर देखोगे तो सेम सेम में है और यहाँ भी अपोजिट है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर थर्ड है उसमें देखो सेम एक तरफ में एरो जा रहा है, लेकिन इसमें भी डिफरेंट है, इसमें भी अपोजिट है और इसमें भी अपोजिट है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए तो आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं कि 8th क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में देखोगे, चीज़ों को ध्यान से समझने की कोशिश करोगे, तो एग्जैक्टली आपको समझ आएगा कि यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पे ये जो सर्कल है, राइट, और यहाँ पे जो सर्कल है, राइट, यहाँ पे जो सर्कल है और इस तरफ में जो सर्कल है वो राइट साइड है। हर बार में क्या है? राइट साइड में। अगर यहाँ पे देखोगे तो इसके राइट साइड में है, राइट। और राइट साइड है जो उसका ट्राइंगल है। ट्राइंगल क्या है यहाँ पे? ट्राइंगल यहाँ पे राइट साइड, ट्राइंगल के राइट साइड में सर्कल है। ट्राइंगल के यहाँ पे कह सकते हो कि राइट साइड में, ट्राइंगल के राइट साइड में सर्कल है, और बट यहाँ पे लेफ्ट साइड में है। यहाँ पे क्या है? लेफ्ट साइड में। ऑप्शन नंबर थर्ड में क्या है? वो लेफ्ट साइड में है, और बाकी जो सर्कल है वो हमेशा राइट साइड में। यहाँ पे सर्कल राइट साइड में है, राइट। यहाँ पे भी सर्कल जो है वो आप कह सकते हो कि यहाँ पे राइट 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 में है, राइट। अगर आप इसको घुमाओगे एक तरफ में तो भी यहाँ पे सर्कल आपको राइट साइड में दिखेगा। अगर आप इस ऑप्शन को रोटेट कर दोगे तो यहाँ पे सर्कल इस तरफ से आ जाएगा, और यहाँ भी अगर रोटेट करोगे तो सर्कल आपका राइट साइड में आएगा। लेकिन अगर आप इसको रोटेट करोगे तो ये हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 8 में जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो सर्कल है वो राइट साइड में है ट्राइंगल के राइट साइड में हमेशा। लेकिन बाकी सब में अगर आप देखोगे तो राइट साइड में, इसमें लेफ्ट साइड में। तो ये चीज़ है जो आपको समझनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर, इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये तो सही है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर अगर आप देखो ध्यान से तो सब में साइड्स में ये जो सर्कल है वो बना हुआ है, लेकिन सेकंड ऑप्शन के अंदर ये बिल्कुल मिडिल में है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं, और कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर अगर आप देखोगे
तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे दो ऐसी चीज़ें हैं जो सेम हैं, यहाँ भी दो ऐसी चीज़ें हैं जो सेम हैं, यहाँ भी दो ऐसी चीज़ें हैं जो सेम हैं, लेकिन यहाँ पे एक भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सेम है, राइट। ये तो सर्कल, ये ओवल टाइप बना हुआ है, कोई भी दो पिक्चर सेम नहीं मिल रही है। इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए तो आगे चलते हैं और हम चर्चा कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 21 के क्वेश्चन हैं उनके बारे में। देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है ना, आपको एक प्रॉब्लम फिगर दिया जाएगा और आंसर फिगर्स भी दिए जाएंगे 4, जिसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शंस उसको एग्जैक्टली मैच कर रहा है, ताकि आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ पाओगे, राइट। एग्जैक्टली मैच का मतलब ये होता है कि अगर इस प्रॉब्लम फिगर को पिक करके किसी में भी रख दूं तो वो एग्जैक्टली उसके ऊपर फिट हो जाए, राइट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो एरो का साइड है वो थोड़ा डिफरेंट है, और यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो एग्जैक्टली उससे मिलता जुलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो करेक्ट है, एग्जैक्टली राइट। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर अगर आप देखोगे इस पैटर्न को तो ये वाला जो फर्स्ट वाला पैटर्न है वो इसको एग्जैक्टली फुलफिल कर देगा, यानी कि अगर इसको रखेंगे तो एग्जैक्टली वो उसमें मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में हम बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर क्या दिया हुआ है और कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आप भी बता सकते हो, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 14 में अगर आप देखोगे कि एग्जैक्टली जो मैच कर रहा है, मैच एग्जैक्टली जो कर रहा है वो सेकंड वाला ऑप्शन कर रहा है, यानी कि अगर उस पिक्चर को उठा करके उसके ऊपर रख दोगे तो एग्जैक्टली वो उसके जैसी हो जाएगी, कवर अप कर देगी। यही चीज हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर। 15 देखिए आप खुद भी बता सकते हो इसका आंसर, और ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सिंपल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर थर्ड, बिल्कुल ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपने ऑप्शन नंबर थर्ड पे मार्क किया होगा तो ये आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है। देखिए एग्जैक्टली अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसके जैसा है, तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है ना वो इसके जैसा है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में अब हम चर्चा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कौन सा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर 17 का ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन कहलाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में अगर आप देखोगे कि जो पिक्चर आपको दिख रही है वो किससे मिलती जुलती है, ये जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इससे मिलती जुलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका एक करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। चलिए 18 के बाद 19 के बारे में बात कर लेते हैं। 19 वाले ऑप्शन के अंदर अगर आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को देखोगे तो एग्जैक्टली पिक्चर्स आपका मैच करेगा, और इसी तरीके से अगर हम 20 वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, इसी तरीके से अगर 20 वाले क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे तो आप एग्जैक्टली समझ पाओगे कि जो 20 वाला क्वेश्चन है, इस 20 वाले क्वेश्चंस को अगर हम ऑप्शन नंबर सेकंड के ऊपर फिट कर दें, ऑप्शन नंबर सेकंड के ऊपर फिट कर दें तो वो एग्जैक्टली मैच कर जाएगा। हमने कंप्लीट कर लिए हैं 20 क्वेश्चंस। अब हमारी बारी है 21 से लेकर के 30 तक के क्वेश्चंस को करेंगे, और 21 से लेकर 30 तक के क्वेश्चंस में क्या है कि यहाँ पे प्रॉब्लम फिगर्स आपको दी होगी लेफ्ट हैंड साइड में, और एक पार्ट उसका मिसिंग होगा, और मिसिंग पार्ट में हमें बताना है आंसर फिगर्स में से फाइंड आउट करके कि क्या पैटर्न है और किस तरीके से डायरेक्शंस, उसमें क्या आंसर उसका हो रहा है, यानी कि पैटर्न्स को कंप्लीट करना है। 21 से लेकर के 30 तक के क्वेश्चंस को अब हम सॉल्व करते हैं, यानी कि यहाँ पे इस पिक्चर को हमें कंप्लीट करना है बिना डायरेक्शन चेंज करे, ये ध्यान रखना, यानी कि एग्जैक्टली यहाँ पे हम फिट करेंगे
ताकि वो इस पिक्चर को कंप्लीट कर ले। ये आपको ध्यान देना है क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर, राइट। देखिए 21 में क्या चीज दी हुई है। 21 में अगर हम ऑप्शन नंबर थर्ड को देखें, ऑप्शन नंबर थर्ड को देखेंगे तो एग्जैक्टली वो इसका राइट आंसर होने वाला है, इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए आगे चलते हैं। और 21 के बाद अब हम बात करेंगे 22 के बारे में कि 22 का राइट आंसर क्या होने वाला है। देखिए 22 का जो राइट आंसर है ना, वो यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये इसका एक करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। चलिए तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और 22 के बाद अब हम बात करते हैं 23 वाले क्वेश्चन के बारे में कि 23 वाले क्वेश्चन के अंदर इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन को रखेंगे तो एग्जैक्टली गलत होगा, सेकंड वाला भी गलत होगा, लेकिन ये फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर पुट कर देते हैं फोर्थ वाला तो ये पिक्चर जो पूरी होगी कंप्लीट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो इसका सही आंसर होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में, तो वो इसके अंदर एक करेक्ट ऑप्शन आपको देगा, सही आंसर देगा। वो किस तरीके से देगा 24th वाला, देखिए इसके अंदर जो सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, क्योंकि अगर ये ऐसा है तो ये ऐसा होगा, तो ये रोटेट, ये वाली पोजीशन सही होगी। यानी कि जो सेकंड वाला ऑप्शन है, इसके अंदर जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25th वाले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं और इसका आंसर आप लोग बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है। अगर मैं इसके करेक्ट ऑप्शन के बारे में बात करूं ना, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही इसका एक सही और सटीक आंसर होने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो चीजें आपको बहुत आसानी से समझ भी आएंगी कि क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे इस पिक्चर को हमें कंप्लीट करना है और उस पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वही इसमें एक सही आंसर होने वाला है। चलिए तो हम आगे की तरफ मूव करते हैं और बात करते हैं 27th क्वेश्चन के बारे में कि इसमें क्या दिया हुआ है। 27th क्वेश्चन को अगर आप देखो ध्यान से और समझने की कोशिश करो तो यहाँ पे जो एग्जैक्टली सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ से अगर पिक्चर की आगे कंप्लीट होती हुई तो यहाँ पे बॉक्स होना चाहिए, तो ये यहाँ पे ही ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए 28th वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और 28th वाले क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वही इसका सही और करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से अगर हम 29 के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। और 30 वाले क्वेश्चन के बारे में अगर आप बात करोगे तो जिस तरीके से इसकी इमेज है इसी तरीके से यहाँ भी कुछ उसकी इमेज उसी तरीके की हमें दिखनी चाहिए, यानी कि जो ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन है वही इसके अंदर सही ऑप्शन होने वाला है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 30 तक के हमने क्वेश्चन को तो कंप्लीट कर लिया है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 40 तक के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, कि देयर आर 3 प्रॉब्लम फिगर्स एंड द स्पेस ऑफ फोर्थ वन। जो फोर्थ वन में जो स्पेस दिया हुआ, जो जो आपको ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है उसमें हमें फाइंड आउट करना है कि उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। फाइंड आउट द फिगर फ्रॉम अमंग आंसर्स, आंसर्स में से आपको फाइंड आउट करना है और ऑक्यूपाइड जो ब्लैंक स्पेस है उसको आपको बताना है कि क्या उसका सही आंसर होने वाला है। यानी कि डायरेक्शन सबसे पहले आपको पढ़ना है ध्यान से कि उसके अंदर करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में बात करते हैं और आपको एग्जैक्टली ये चीज समझ आ भी रही होगी और ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, राइट। अगर आपने 2003 वाला क्वेश्चन, 4 वाला, 5 वाला, 6 वाला ध्यान से देखा होगा तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिल रहे हैं।
यानी कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, हमें समझ में नहीं आता पहली नज़र में कि ये कर क्या रहा है क्वेश्चन में। देखिए ये पैटर्न है, एक यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे दो लाइन्स हैं, राइट, यहाँ पे तीन लाइन्स हैं, तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, चार लाइन्स होनी चाहिए। तो चार लाइन्स किस में है, ऑप्शन नंबर फोर्थ वाले में है, राइट। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो फोर्थ होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। 31 के बाद 32 के बारे में बात करते हैं और आपको एग्जैक्टली ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि यहाँ में अप की तरफ में है, यहाँ पे डाउन की तरफ में ट्राइंगल है। इसी तरीके से ये अगर आपको लेफ्ट तरफ राइट तरफ में दिख रहा है तो आपको लेफ्ट तरफ में दिखना चाहिए, इस तरफ से, राइट। तो आप कह सकते हो कि इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो होने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राइट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर होने वाला है। तो पैटर्न्स को समझना है, उसके बाद अपने आंसर्स को बताना है, यही इसको सॉल्व करने का सही तरीका होता है। प्रॉब्लम फिगर्स में आप देखो, ये आपको सर्कल दिया हुआ, फिर एक सर्कल दिया हुआ है जिसमें क्रॉस, एक क्रॉस बना हुआ है, ये ब्लैंक है, यहाँ पे जीरो लाइन्स है इस सर्कल में, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो अब कितनी होनी चाहिए, अब होनी चाहिए 3 लाइन्स, राइट। तो 3 वाली लाइन्स किसमें, 1 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में बात करते हैं। और 34 वाले क्वेश्चन के अंदर है ना, अगर आप देखोगे ये बाहर है, यहाँ पे अंदर है, ये बाहर है, तो अब क्या होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। तो अंदर तो ये तीन ऑप्शंस में है, लेकिन सही आंसर कौन सा है, देखिए ये जो है ना, ये जो आपको दिख रहा है बॉक्स, जो आपको दिख रहा है, इसके अंदर अगर आप देखोगे कि ये जो बॉल है, अगर ये बॉल यहाँ पे है, यहाँ पे अगर है, तो इसके हाफ में ये जा रही है, क्लियर। अगर अगर ये नीचे में होगी तो यहाँ भी बॉल कहाँ होगी, थोड़ा ऊपर होगी, यानी कि जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये यहाँ पे होगा। तो बॉल का भी हमें ध्यान रखना है कि अंदर में तो है, लेकिन अगर ये यहाँ पे इस टॉप कॉर्नर पे है तो ये मिडिल में आ रहा है, तो ये लोअर कॉर्नर पे होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये मिडिल में आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 34 तक तो आपने सॉल्व कर लिया है। और बहुत सारे बच्चे क्या होता है ना, क्वेश्चंस को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सोचते हैं कि यार वीडियो कितनी लंबी है, मेरे से होगा नहीं होगा। देखिए सिलेक्शन लेना है ना, तो आपको मेहनत करना सीखना होगा। 15-20 वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा, आपको बैठना है, वीडियो को लेकर के साथ में सॉल्व करना है। इस तरीके से आप करो, एक्सरसाइज की तरह सॉल्व करो। और नहीं आ रहा है फिर वीडियो प्ले करके देखा करो और साथ साथ में आगे बढ़ो। हो सकता है कि मैंने अगर आपको 1 घंटे 30 मिनट, 1 घंटे 40 मिनट में अगर हो सकता है कंप्लीट हो, तो आपसे 2 घंटे में होगा, राइट। 2 घंटे में तो पेपर सॉल्व करोगे ना यार। तो आपको टिके रहना है, करते रहना है, क्वेश्चंस को बोर नहीं होना है, राइट। मैं भी तो करा रहा हूँ ना क्वेश्चन आपको, मैं भी बोल डायरेक्ट आंसर बताते हुए आगे बढ़ सकता था, नहीं, एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ कि यहाँ पे ये आंसर होगा, यहाँ पे ये आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एरो, दो, 1 2, ये 3 हो गया, तो अब क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे राइट आंसर क्या है, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ भी डिफरेंट है, यहाँ भी डिफरेंट है, तो फोर्थ वन वाले में भी क्या होगा, डिफरेंट ही होगा। क्या होगा, डिफरेंट ही होगा, राइट। तो अगर ये एरो इस तरफ से, तो ये एरो इस तरफ से, तो ये एरो इस तरफ से, तो इस तरफ से एरो कौन कौन से हैं, इसमें है, इसमें है और इसमें है। ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इस तरफ से, ये इस तरफ से, तो इस राइट की तरफ में कौन सा है, ये वाला है, ये वाला ऑप्शन फिर नहीं होगा। अब दो ऑप्शन बचे हैं आपके पास सही करने को, इसमें इस तरीके से बना हुआ है, राइट। तो अगली बार में जो होना चाहिए वो इस तरफ से होना चाहिए, वो किस में है, वो इसमें भी है और इसमें भी है, राइट। अब इस वाले क्रॉस वाले एरो पे आ जाते हैं कि अगर ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये यहाँ से, ये यहाँ से, तो अगली बार यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, राइट। और या फिर यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखो, अगर ये यहाँ से स्टार्ट होगा ना, यहाँ से अगर आप ये आएगा, तो अगला ऑप्शन हमारा यहाँ पे खत्म होना चाहिए। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला है वही इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में कि 36 वाले क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है और कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ट्राइंगल एक है और यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं, इसी तरीके से यहाँ पे तीन ट्राइंगल्स हैं। तो नेक्स्ट वन वाले में क्या होगा, वहां पे जो ट्राइंगल होंगे वो चार ट्राइंगल्स होंगे। कितने ट्राइंगल्स होंगे, वो चार ट्राइंगल्स होंगे। और वो चार ट्राइंगल्स कहाँ पे हैं, कौन से वाले ऑप्शंस के अंदर है,
तो आप देखोगे कि 1 2 3 एंड 4, तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, राइट। क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसा बन रहा है तो ये फिर ऐसा बन रहा है, फिर इसके नीचे यहाँ बनेगा, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, सेकंड वाला ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में बात करते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ एक आपको सर्कल दिख रहा है जो कि फिल है, ब्लैंक है, यहाँ पे फिल है, राइट, और यहाँ पे ब्लैंक है, तो अगली बार में क्या होगा, फिल होगा, डॉटेड लाइन होगी, करेक्ट। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। लेकिन ये रोटेट भी हो रहा है, इस बॉक्स में आया है, फिर ये इस बॉक्स में आया थर्ड वाले में, तो इस बॉक्स में आना चाहिए, तो इस बॉक्स में यहाँ पे है, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ हो क्या रहा है ना, ये रोटेट हो रहा है। क्या हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है। पहली बार में क्या हो रहा है, ध्यान से समझिए, पहली बार में ये यहाँ पे आया, यहाँ से रोटेट होकर के, दूसरी बार में यहाँ से रोटेट होकर यहाँ पे आया, चौथी बार में क्या होगा, यहाँ से रोटेट होकर यहाँ पे जाएगा, जो कि यहाँ पे, और यहाँ पे व्हाइट है तो ब्लैक, व्हाइट है तो फिर ब्लैक आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ। 38th वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब देखिए ये जो एरो है ना कुछ इस तरीके से, और यहाँ से 45 डिग्री ये मूव हुआ, फिर 45 डिग्री मूव नहीं हुआ, अब 90 डिग्री मूव हो रहा है, उसका डबल, और 90 का फिर अगली बार अगर 90 डिग्री मूव हो रहा है तो 180 डिग्री मूव हो जाएगा, यानी कि सीधे इस तरीके से हो जाएगा। पहले ऐसा है 45 मूव हुआ, 45 के बाद सीधे 90 मूव हो गया, अब 90 के बाद क्या उसका डबल क्या होगा 180, तो 180 मूव करेगा, तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है, ये जो 180 डिग्री अगर सॉरी ये यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 90 डिग्री मूव कर रहा है, तो यहाँ से फिर वो 90 डिग्री मूव करेगा, तो यहाँ से अगर वो 90 डिग्री मूव करता है, या फिर इसका आप ये कह सकते हो कि ये यहाँ पे 45 डिग्री मूव हो रहा है, यहाँ पे अगर 45 हो रहा है, यहाँ पे 90 हो रहा है, राइट, तो फिर यहाँ पे अगर 45 को प्लस करेंगे तो 135 डिग्री मूव करेगा। 45 के प्लस में अगर 30 प्लस ये 0 से 45 प्लस हो रहा है, 45 से ये 90 हो रहा है, 90 में अगर 45 कर देते हैं तो 135 होगा, 135 का मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो इसके अंदर एक सही ऑप्शन होगा। ये डबल नहीं हो रहा है, ये 45 डिग्री ही मूव करता हुआ आगे बढ़ रहा है हर एक क्वाड्रेंट में, तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो इसका सही और सटीक आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो नेक्स्ट वन में क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। नेक्स्ट वन में क्या होना चाहिए, फोर्थ वन होना चाहिए, जो कि ये ऑप्शन नंबर 1 2 3 एंड 4, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इस ऑप्शन नंबर फोर्थ लिख रहा हूँ, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वही इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 40 के बारे में कि यहाँ पे क्या होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है। तो आपको समझ आ रहा होगा यहाँ से इस वाले बॉक्स में ये गया है, और इसके बाद सीधे जो ऑप्शन हो गया है वो कहाँ पे चला गया है, वो चला गया है यहाँ पे, अगली बार में मूव होकर के यहाँ पे चला गया है। ये जो रोटेशन हो रहा है वो अगली बार में ये यहाँ पे चला गया, और यहाँ पे जाने के बाद में वो सीधे वो यहाँ पे मूव हो गया, यानी कि इसकी मूवमेंट को अगर आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन नंबर 40 वाले का, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होने वाला है, वो सीधे ऑप्शन नंबर फर्स्ट की तरफ सही होगा। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा वही इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, राइट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। और बहुत सारे लोग पूछेंगे कि ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्यों होगा। देखिए फर्स्ट सेक्शन में ब्लैक जो सर्कल है वो मूव कर रहा है, फर्स्ट सेक्शन के बाद से फिर दूसरा सेक्शन में मूव कर रहा है, फिर आप किस में मूव करेगा, वो तीसरा सेक्शन में मूव करेगा, राइट। ये फर्स्ट सेक्शन, ये सेकंड सेक्शन, ये थर्ड सेक्शन, और ये फिर फोर्थ सेक्शन, तो ये फोर्थ सेक्शन में मूव करके यहाँ पे आएगा। एक सेक्शन इसका ये पूरा एक सेक्शन है, फिर ये दूसरा सेक्शन है, ये तीसरा सेक्शन है, ये चौथा सेक्शन है, राइट। तो मूव करते हुए कहाँ पे आ जाएगा, ये वाले फोर्थ वाले सेक्शन में। तो इस तरीके से हम इसके आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद क्वेश्चन नंबर 41 के बारे 41 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चंस करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि प्रॉब्लम फिगर्स में जहां भी क्वेश्चन मार्क्स है उसमें एक कहीं ना कहीं आपको रिलेशनशिप देखने को मिलेगा फर्स्ट टू फिगर से, और इसी तरीके के रिलेशनशिप जो एग्जिस्ट कर रही होगी थर्ड और फोर्थ के अंदर, उसको हमें आंसर से रिप्लेस करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। पहले दूसरे का रिलेशन होगा, तो हमें देखना है कि क्या इसमें रिलेशन हमें देखने को मिल रहा है। देखिए
ये जो क्रॉस आपको बना हुआ है ना, ये रोटेट हो जा रहा है। न सिर्फ रोटेट हो रहा है, बल्कि जो आउटर लाइन है वो गायब हो रही है। तो हमें भी क्या करना है, सबसे पहले प्लस को रोटेट कर देना है और आउटर लाइन को गायब कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि जो प्लस है ना, थोड़ा सा रोटेट हो रहा है, मतलब ये क्रॉस बन जा रहा है, तो ये जो प्लस है तो क्रॉस बन जाएगा। और जो आउटर लाइन है, जो बाहर का जो लाइन है, उसको हटा दिया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इससे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 42 को करने से पहले सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा पैटर्न, कि इसका सही पैटर्न क्या है। यहाँ पे अगर आप देखो तो न सिर्फ ये रोटेट हो रहा है, ये पूरा का पूरा आप कह सकते हो कि अगर ये ऐसे में है ना, दो दो पैरेलल लाइंस हैं, तो बिल्कुल ये रोटेट हो जा रही हैं। जब ये रोटेट हो रही हैं तो ये जो एरो के पीछे ऐसा एक ये जो दो लाइंस आपको दिख रही हैं, पहले वाले में तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोटेट हो गया, तो इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, रोटेट हो जाएगा। लेकिन ये जो लाइन है इसमें सीधे यहाँ पे आ जा रहा है, नीचे होना चाहिए चूंकि रोटेट होने के बाद, तो ये इधर आ जा रहा है। तो यहाँ भी दो एरो ऊपर की तरफ में हमें दिख रहे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड वाला जो है वो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में बात करते हैं, कि यहाँ पे कंप्लीट किया जा रहा है सर्कल को। ये जो पूरा है उस सर्कल को कंप्लीट कर दिया जा रहा है, राइट। यहाँ पे तो यहाँ भी अगर हम इसको कंप्लीट कर देंगे चारों तरफ से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक कंप्लीट स्क्वायर बॉक्स। अगर इसको हटा देंगे तो ये स्क्वायर बॉक्स कंप्लीट होगा हमारे पास में। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, सॉरी ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके रेडियस को नहीं बताया हमने, लेकिन हमें यहाँ पे बताना होगा, राइट। यहाँ पे हमने नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या होगा, यही करेक्ट ऑप्शन होगा। ये भी हो सकता है और फर्स्ट भी हो सकता है अगर अंदर वाली लाइन को हटाने की बात करें तो, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर हम हटाएंगे नहीं तो ऐसा होगा, नहीं तो फिर यहाँ भी क्या होना चाहिए था, ऐसे लाइंस बना होना चाहिए था। अगर ये लाइंस की वो को काउंट करोगे तो फिर ये वाला ऑप्शन होगा, नहीं होगा ये वाला, फिर ये वाला होगा। क्योंकि हम यहाँ पे अगर हटाएंगे तो ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। तो दोनों ही ऑप्शन सही हो सकते हैं इस कंडीशन में। चलिए 44th वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि 44th में क्या दिया हुआ। 44th वाले क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि यहाँ पे 1 2 3 4 लाइन्स थी। तो ये जो 4 लाइन्स थी, सॉरी 43 वाले क्वेश्चन को थोड़ा एक बार और रिलेशन देख लेते हैं, इनका इनका करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों जो 1 2 3 4 5 6 है, यानी हेक्सागन है, हेक्सागन के बाद ये पेंटागन बना है, यानी कि एक साइड कम हो रही है, एक साइड कम हो रही है। तो यहाँ पे अगर एक साइड कम कर देंगे तो ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्क्वायर बन जाएगा, क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, राइट। यहाँ पे यहाँ से टोटल कितनी साइड है, 6 साइड्स हैं। यहाँ पे कितनी साइड्स हो रही हैं, यहाँ पे 5 साइड्स हो जा रही हैं। तो यहाँ पे 5 साइड्स हैं तो कितनी साइड्स होनी चाहिए, 4 साइड्स होनी चाहिए। तो इसीलिए जो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। 45th वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये जो ऑप्शन में ये वाली साइड, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को हटा दिया जा रहा है, दो लाइंस को हटा दिया जा रहा है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से भी अगर दो चीज़ों को हटा दें तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा, अगर केवल एक चीज को हटा दिया जाए, मतलब एक पूरे बॉक्स को हटा दिया जाए, अगर आप ऐसे काउंट कर रहे हो साइड के बेसिस पे तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि ये जो पूरा है ना, एक चीज को हटा दिया जा रहा है तो ये ऐसा बन रहा है, राइट, और उसको रोटेट किया जा रहा है, तो आप कह सकते हो कि इसमें से एक हटा के और रोटेट कर देंगे। तो एक हटा के रोटेट कर दोगे तो ये ऐसा हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सेकेंड होगा वो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। और बहुत सारे बच्चे फर्स्ट वाले ऑप्शन को लगाएंगे, लेकिन ये सेकंड वाला होना चाहिए, क्योंकि एक जो पैटर्न है उसका, उसको हटाया जा रहा है और रोटेट किया जा रहा है। देखिए आपको सोचना होगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या पैटर्न्स हो रहे हैं, राइट, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये 1 से 3 बन रहा है और जो अंदर की शैडो लाइन है उनको हटा दिया जाएगा, तो यहाँ पे 1 से 3 बनेगा। और शैडो लाइन अगर नहीं है तो शैडो लाइन देनी पड़ेगी। और किस तरीके से आप दोगे, 1 का 3 यानी कि 3, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। 47th वाले क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। यहाँ पे आपको ये जो आपको दिख रहा है, ये जो अंदर की तरफ में है ना वो बाहर कंप्लीट है, और जो बाहर है ना वो अंदर अधूरा है। इसी तरीके से जो अंदर की तरफ में है वो बाहर पूरा कंप्लीट होगा और अंदर में ट्राइंगल अधूरा होगा।
तो बाहर की तरफ में ये देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ये कंप्लीट है। बाहर की तरफ में ये जो स्क्वायर है वो कंप्लीट होगा और जो ट्रायंगल है वो अधूरा होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट जो है वो सही ऑप्शन होगा। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और 48 वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि एग्जैक्टली 48 वाले क्वेश्चन के अंदर इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए यहां पे जो 3 बार है वो एक बार हो गया है और जो एक बार है वो 3 बार हो गया है। इस तरीके से जो ये एक बार है ना वो 3 बार होगा और जो 3 बार है ना वो एक बार होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि दोनों ही ऑप्शंस में बिल्कुल सेम दिया हुआ है। तो जो सर्कल है वो 3 बार होगा और जो ये ऊपर जैसा शेप बना हुआ है तो फर्स्ट या सेकंड दोनों में से आप कोई सा भी ऑप्शन सही कर सकते हो। तो आपको फर्स्ट या सेकंड दोनों ही सेम है, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है, राइट, दोनों सही है क्योंकि दोनों ही सेम है ना इसमें। चलिए 49 वाले क्वेश्चन के बारे में अब हम चर्चा कर लेते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ये पूरे सर्कल जितने अंदर दिख रहे हैं ना एक सर्कल बन गया, तो पूरे स्क्वायर बॉक्स में ये स्क्वायर बॉक्स बन जाएगा, राइट। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, सबसे छोटा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कह सकते हो कि जो मिडिल में है ना वही होगा, तो ये मिडिल के बराबर देखना पड़ेगी कौन सी शेप है, तो ये मिडिल के बराबर शेप है। 50 वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है। देखिए ये स्वास्तिक जैसा कुछ बन रहा है और ये रोटेट होता हुआ आपको दिख रहा है। इसी तरीके से यहाँ भी अगर आप करोगे रोटेट करके तो ये कंप्लीटली ऐसा बन जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट रोटेट करना है और स्वास्तिक जैसा, तो ये आपको रोटेट होता हुआ दिख रहा है। तो ये था हमारे 50 तक के क्वेश्चंस। अब हम 51 से लेकर के 60 तक के क्वेश्चंस करेंगे जो कि पैटर्न को कंप्लीट करना है और एक स्क्वायर आपको बनाना है। और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, मैंने हमेशा बताया है आपको कि स्क्वायर को कंप्लीट करना काफ़ी आसान होता है। लेफ्ट हैंड साइड में से कौन सा ऐसा पार्ट रख देंगे कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। तो आउटर बाउंड्रीज को डिजाइन करके पेंसिल की मदद से आप अपने पेपर में भी कर सकते हो, राइट। तो आउटर बाउंड्रीज पे ध्यान करके बनाना होता है। मैंने बताया आपको कि आपको बनाना है एक स्क्वायर। क्या बनाना है? एक स्क्वायर बनाना है, राइट। स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ से एक लाइन और एक यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब लाइन ड्रॉ करते समय ये आउटर बाउंड्रीज को भी ले लो। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको, ये वाला या ये वाला, राइट। तो बिल्कुल दोनों ही ऑप्शन सेम है, लेकिन ये थोड़ा सा कर्व टाइप लग रहा है, ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा ही लग रहा है, लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो एग्जैक्टली अप्रोप्रिएट होगा जो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से आप रोटेट करके सॉरी कंप्लीट करके बना सकते हो। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर दूं, राइट, और ये ऐसा कर दूं तो क्या कंप्लीट होगा ये? लेकिन ये स्क्वायर नहीं, ये तो रेक्टेंगल टाइप बन जाएगा। स्क्वायर बनाने के लिए मुझे इसकी लाइन को और थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, राइट। क्या करना पड़ेगा? लाइन को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो ये लाइन को बढ़ाऊंगा मैं तो ये कहीं ना कहीं ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा दिखेगा। तो ये जो ऑप्शन है वो मुझे कहाँ पे दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन इसमें दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है, देख रहे हो आप? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में बात करते हैं। तो ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, बिल्कुल सोचना ही नहीं है। यहाँ पे स्क्वायर अगर कंप्लीट करोगे तो, राइट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। 53 के बाद 54th वाले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं कि क्या है। 54th वाले क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखोगे तो इसको स्क्वायर को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, राइट। स्क्वायर को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये यहाँ से आएगी बाउंड्रीज, ये यहाँ से आके आते हुए यहाँ से आते हुए ये कंप्लीट हो जाएगी ऐसे। तो आप बाहर की आउटर बाउंड्रीज को देखते हुए कौन सी चीज़ जो ऐसी है जो परफेक्ट होगी, तो आप कह सकते हो कि जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। सेकंड वाला जो ऑप्शन है ना वही इसके अंदर एक सही ऑप्शन होगा। चलिए यहाँ पे भी हमें देखना है ध्यान से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ऐसे करोगे, आप ऐसे करोगे और ऐसे करोगे तो आपको ये आउटर बाउंड्री से मिलता जुलता कोई सा इमेज अगर आपको दिख रही है तो वो सही इमेज होगी। तो ऑप्शन नंबर 54 में जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वही करेक्ट ऑप्शन है। 54 के बाद में 55 के बारे में चर्चा करते हैं कि 54 के बाद में 55 वाला ये क्वेश्चन था और 55 वाला क्वेश्चन में फोर्थ वाला ऑप्शन सही था।
सो 56 पे आ जाते हैं। और 56 वाले ऑप्शंस में अगर आप देखोगे ध्यान से और बनाने की कोशिश करोगे तो एग्जैक्टली कुछ इस तरीके से बनेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा, अगर इसकी बाउंड्रीज को मिलाओगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो इसमें जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए 56 के बाद बात करते हैं 56 के बाद 57 वाले क्वेश्चन के बारे में। और 57 वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले अगर स्क्वायर को कंप्लीट करना है तो मैं स्क्वायर एक ड्रॉ करना प्रीफर करता हूँ, ताकि इजीली मैं रिलेट कर पाऊँ कि क्या होगा। तो इस तरीके से स्क्वायर आपका ड्रॉ होगा 57 वाले में, तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरीके से 58 के बारे में बात करते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि 59 में फर्स्ट वाला ऑप्शन है तो उसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा राइट 59 का। इसी तरीके से 60 वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप इसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा और ये कुछ इस तरीके से होगा। तो ये जो अपर बाउंड्रीज आपको दिख रही है, जो कि सेकेंड वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो सेकेंड वाला ऑप्शन उसमें जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा राइट। तो यहां तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं अपने रीजनिंग के क्वेश्चंस। अब हम बात करेंगे अपने मैथ्स के क्वेश्चन के बारे में राइट। तो मैं पीने वाला हूं थोड़ा सा पानी, जब तक आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है और आपको बताना है कि फर्स्ट से लेकर के 25 तक का सम क्या होगा राइट। तो हम इसको सॉल्व करने वाले हैं बहुत आसानी से क्वेश्चन नंबर 61 के बारे में। तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन और आसानी से हम सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देख लीजिए आप सबसे पहले। और चीज़ें आपको करेक्ट करनी है, सही करनी है। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते होंगे। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए ना 1 से लेके 25 तक, 1 से लेके 30 तक, 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 70 तक का सम क्या होगा, तो आपको प्लस नहीं करना 1+2+3 ये नहीं करना है। इसमें बहुत सारा टाइम चल जाएगा, आंसर तो आएगा लेकिन इसी क्वेश्चन को करने में आपके 2 घंटे चले जाएंगे। तो फिर नवोदय के पेपर में आप करोगे क्या। इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। टोटल नंबर जितने हैं ना, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म्स +1, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। नंबर ऑफ टर्म्स में n और ब्रैकेट के अंदर n+1/2, ये फॉर्मूला है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने 25, 25 में एक ज़्यादा 26/2। इसको मल्टीप्लाई, इसको कैंसिल आउट करोगे तो 13 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। 13 में 25 का मल्टीप्लीकेशन करना आसान है, क्योंकि इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 13 5 जा 65 कैरी 6 और 13 2 जा 26, 26 में अगर हम 6 को प्लस कर देंगे तो 32 हो जाएगा। तो 325 जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो किसी भी आंसर्स का अगर आपको सम फाइंड आउट करना है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया क्वेश्चन में कि आपको 30 से लेकर 1 से लेकर 30 तक का प्लस फाइंड आउट करोगे, तो कैसे करोगे। सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है n और ब्रैकेट के अंदर n+1/2। तो n हमारा 30 है, उससे एक ज्यादा नंबर यानी कि 31/2। ये 15 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा राइट। और 15 में फिर 31 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 1 जा 15 कैरी 1, 15 3 जा 45 और ये 146 यानी कि 465 इसका आंसर होगा जब हम 15 का 31 में मल्टीप्लाई करेंगे राइट। समझ नहीं आया हुआ तो वापस से वीडियोस देखना, समझ आएगा ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। HCF फाइंड आउट करना है आपको 48 का, 144 का, 576 का। देखिए HCF डिवीजन मेथड से हम इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर 48 को, सबसे पहले इन दो टर्म्स को लेंगे, 48 को और 144 को लेने वाले हैं। तो 48 को और 144 को जब हम लेंगे तो ये 3 बार में क्या हो जाएगा,
3 बार में कंप्लीटली 144 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हम 48 को चेकआउट करेंगे 576 से कि क्या ये डिवाइड हो रहा है। बिल्कुल, सबसे पहले हम 1 बार में करेंगे तो ये 48 हो जाएगा और यहाँ पे 9 होगा और ये 96 हो जाएगा, राइट। लेकिन 2 बार में कर देंगे तो ये 96 हो जाएगा, यानी कि ये भी कैंसिल आउट हो गया कम्प्लीटली। तो जो 48 होगा, ये 48 दोनों को ही डिवाइड कर पा रहा है, यानी कि यही इसका क्या होगा, HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। आगे बढ़ते हैं और अब हम सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चंस को, जिसमें ये दिया हुआ है 0.50 दिया हुआ है। और सिंप्लीफाई करते समय हमेशा डिवाइड वाला क्वेश्चन हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। अगर आपको पॉइंट से डर लगता है तो पॉइंट को हटा लीजिए। 0.50 लिखा हुआ है तो क्या मैं इसको 50/100 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ऐसा इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि इस पॉइंट को मैं हटाना चाह रहा हूँ। जब मैं पॉइंट को हटाऊंगा तो मेरे लिए जो क्वेश्चन होगा काफ़ी आसान लगने लगेगा, तो फिर मेरे लिए चीज़ें भी आसान हो जाएंगी, राइट। चलिए आगे चलते हैं और यहाँ पे प्लस का साइन दिया हुआ है तो मैंने यहाँ पे कर लिया है प्लस। 15 लिखा हुआ है तो 15 अपॉन, इस पॉइंट को हटा दिया तो 100 हो गया। अब मुझे करना है डिवाइड। क्या करना है? डिवाइड करना है, सॉरी क्या करना है, डिवाइड का साइन लगाना है। तो 5/100 कर सकता हूँ डिवाइड में, राइट। और फिर 5/100 करने के बाद ये एक ब्रेक, ये इसको अलग और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना है 2/7 का, किसका, 2/7 का। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2/7, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 50/100 तो 50/100 ही रहेगा, पहले तो हम डिवाइड करने वाले हैं। तो ये मैंने लिख दिया 50/100 प्लस, इन दोनों का डिवाइड करना है तो 15/100 डिवाइड की जगह हो जाएगा मल्टीप्लाई 100/5। तो जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, 5 3 ज़ा 15 हो गया तो ये 3 हो गया, इंटू 2/7, राइट। अब ये 3 का इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 ज़ा 6 तो ये हो जाएगा 5/100, राइट, प्लस 6/7। 5/100 प्लस 6/7 ये हो जाएगा 5/100 प्लस 6/7, ये है। अब इनको प्लस करना है, इनको प्लस करना है तो मुझे एलसीएम लेना होगा, यानी कि अगर एलसीएम लोगे तो एलसीएम इसका 700 आएगा। और 700 आने का मतलब कि यहाँ पे 35 होगा और प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये 6, यहाँ पे हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 635, क्या हो जाएगा 635 अपॉन अपॉन 700, 635 अपॉन 700, सॉरी गलत हो गया ये क्वेश्चन। फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो चुकी थी। देखिए 0.50 दिया हुआ है ना, तो सबसे पहले हम पॉइंट को ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 50 प्लस 0.15 में डिवाइड कर रहे हैं हम 0.05 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2/7 से। देखिए 0.50 प्लस, इन दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो 5 3 ज़ा 15, दो डिजिट्स के ठीक पहले पॉइंट है, यहाँ पे दो डिजिट के ठीक पहले पॉइंट है, तो डायरेक्टली इसका आंसर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2/7, तो ये 6/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6/7, क्योंकि यहाँ पे आपके यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो जो डिवाइड है, जो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2 और ये 1/2 हो जाएगा। 1/2 में 1/2 प्लस 1/2 प्लस 6 अपॉन ये हो जाएगा 3.5। इन दोनों को अगर प्लस कर देते हो आप तो ये हो जाएगा 3.5। ये ब्रैकेट में दिया हुआ है पूरा का पूरा, सॉरी। तो पहले ब्रैकेट वाली चीज़ों को हम सॉल्व करेंगे, यही मिस्टेक हो रही है। पहले ये ब्रैकेट में दिया हुआ है तो ब्रैकेट वाली चीज़ों को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों का हमको करना है प्लस, तो ये हो जाएगा 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 2/7, राइट। तो ऐसे कर सकते हैं, 3.5 लिखा हुआ है तो ये 35/10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2/7।
तो 7 5 जा 35 और ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 10/10 कैंसिल आउट कर दो, 1 आंसर हो जाएगा, राइट। जो ब्रैकेट में चीजें दी हुई है ना, सबसे पहले उसको करना है, इनका डिवाइड करना है, फिर प्लस करके फिर मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पे अगर ब्रैकेट का आपने ध्यान नहीं दिया तो क्वेश्चन आपका 100% गलत हो सकता है। तो ये इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट जो है वो आंसर होगा। क्या करना है, सबसे पहले तो डिवाइड करना है, आंसर आपका 3 आ गया। 3 को प्लस कर देंगे 0.35 से, तो ये 3.50 आ जाएगा या 3.5 आ जाएगा। 3.5 के अब मैंने ये डेसिमल्स को हटा दिया तो 35/10 हो जाएगा। 35/10 को कैंसिल आउट किया 7 से, 7 5 जा 35 और 5 2 जा 10, 10/10, ये 10 से 10 कैंसिल आउट, यानी कि आंसर जो है वो फर्स्ट, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 63rd के बाद 64th वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और अप्रोक्सीमेट वैल्यू के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये 60 दिया हुआ है ना, 268 दिया हुआ है, तो 270 इसका अप्रोक्सीमेट आंसर होगा 64th वाले का। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 के बारे में कि आफ्टर बॉट अ सीलिंग फैन ऑन 750 ऑन सेल्स इट्स अ प्रॉफिट ऑफ 18%, 18% का प्रॉफिट अगर करेगा 750 पे तो कितने में वो बेचेगा। तो 750 का सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे 18%, तो 18/100 होगा, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम 5 से करते हैं तो 5 2 जा 10 होगा, और यहाँ पे अगर आप 5 से करोगे तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, राइट, और 5 5 जा 25 होगा। इसी तरीके से अगर इसको करोगे तो ये 15 से 9 बार में कैंसिल आउट, 2 से 9 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, और 15 9 जा हो जाता है 135, राइट। और 135 तो इसका प्रॉफिट हो गया, राइट। लेकिन वो बेचेगा किस में, सेलिंग प्राइस उसकी कैसे आएगी, जब इसमें हम कॉस्ट प्राइस को प्लस कर देंगे। तो कॉस्ट प्राइस आपकी 750 है, उतने में उसने खरीदा है, बेचेगा तो उसको 18% का प्रॉफिट भी चाहिए, तो प्रॉफिट हमारा 135 का होगा, यानी कि बेचना उसको कितने में पड़ेगा, उसको बेचना पड़ेगा 5, ये 8 और 8, 885 में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला ऑप्शन है वही इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो 885 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं और 65 के बाद क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में बात करते हैं कि इसमें एग्जैक्टली जो आंसर होगा वो क्या होने वाला है। देखिए 6 7 8 तो यहाँ पे 9 होगा, राइट। और ये देखिए यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 4 जा 24, 7 4 जा 24, 8 4 जा 32, 9 4 जा 36। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो अगर आप देखोगे तो ये 24 का ये जो 625 हो रहा है वो क्या हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे होंगे, राइट। इसमें जो आपको आंसर्स देखने को मिल रहा है वो इसका 4 टाइम हो रहा है, राइट। तो ये यहाँ पे अगर 4 टाइम करेंगे 36 का, अगर ये 4 टाइम्स करेंगे, इसका 4 टाइम्स अगर आप करोगे, ये 24 का अगर आप 4 टाइम्स करोगे, 24 का अगर आप 4 बार में 6 टाइम करोगे तो ये हो जाएगा 6 4 जा 24 और 6 2 जा 12 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से और समझने की कोशिश करोगे तो एग्जैक्टली आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि यहाँ पे ये जो देखिए सबसे पहले 625 जो है ना वो 624 कैसे आया, इस चीज़ को आपको समझने के लिए अगर आप देखोगे तो ये इसका 26 टाइम हो रहा है। कितना हो रहा है, 26 टाइम हो रहा है। यहाँ पे 26 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 28 में अगर 26 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ भी 26 का, यहाँ भी 26 का, और 36 में भी 28 का अगर 26 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए सिंपल एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 6 7 8 तो ये हो जाएगा 9, 6 में 4 का मल्टीप्लाई हुआ है 24, 7 में 4 का मल्टीप्लाई हुआ है, 8 में 4 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो 9 में 4 का मल्टीप्लाई 36, तो यहाँ भी 36 है, यहाँ भी 36 है, और ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं। अब दो ऑप्शन आपके पास बचे हैं, तो राइट आंसर कौन सा होगा। अब ये 624 की कहानी आपको समझना है, तो 24 में 26 का मल्टीप्लाई हुआ है, 28 में 26 का मल्टीप्लाई हुआ है, 32 में 26 का मल्टीप्लाई हुआ है। ये डिवाइड करोगे ना जब 24 से तो आपको पता चल जाएगा। इसी तरीके से अगर 36 में हम 26 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 936 आ जाएगा यहाँ पे, तो 936 और 936 ये वाला जो ऑप्शन है फर्स्ट वाला वो इसके अंदर
करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, यानी कि 66 के अंदर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो होने वाला है फर्स्ट वाला ऑप्शन, राइट। चलिए आगे चलते हैं और 67th वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है 31 मई ऑफ द ईयर इज थर्सडे। 30 मई को ईयर का थर्सडे था, तो द डे इज 30th जून इज द सेम ईयर विल बी। तो उसी महीने में, उसी साल में 30 जून को क्या होगा। देखिए आपको है ना 7 के टर्मोलॉजी में बढ़ना है आगे। अगर आपको डे को फाइंड आउट करना है तो आपको समझना पड़ेगा कि 31 में, 31 में यानी कि लास्ट दिन होगा, यानी कि ये क्या है 31 मई को थर्सडे है, थर्सडे, राइट। अब 31 मई के ठीक 7 दिन बाद, यानी कि 7 दिन बाद क्या हो जाएगा, या फिर ऐसा कर लो कि 30 दिन हो रहे हैं ना, 30th जून को कितने हो जाएंगे, 30th जून को 30 डे हो जाएंगे, 30 डेज हो रहे हैं। तो 30 डेज में आपको 7 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 7 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने बच रहे हैं, राइट। तो रिक्वायर्ड डे हमें कितनी की जरूरत पड़ रही है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 7 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं 6, 7 से डिवाइड करेंगे तो से 7 28 है ना, 4 कंप्लीट हो रहा है। और फिर आपका ये 2 दिन बच जा रहा है। आप ऐसा समझो, आप ऐसा समझो कि 31 मई को, आप ऐसा समझ लो 31 मई को आपका है थर्सडे, क्या है, थर्सडे है, राइट। तो 1 2 3 4 5 6, राइट, और ये 7, यानी क्या होगा, थर्सडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो ये फ्राइडे होगा, यहाँ पे सैटरडे होगा, यहाँ पे संडे होगा, यहाँ पे मंडे होगा, यहाँ पे ट्यूसडे होगा, राइट, मंडे ट्यूसडे, और यहाँ पे वेडनेसडे होगा, राइट, और यहाँ पे फिर थर्सडे हो जाएगा। तो 7 तारीख को थर्सडे होगा, तो फिर 14 को भी थर्सडे हो जाएगा, फिर 21 को भी थर्सडे होगा, फिर 28 को भी थर्सडे होगा, लेकिन उसके बाद 30 जून का पूछा है मुझसे, तो 2 दिन और, यानी कि 2 दिन बाद फिर क्या होगा, थर्सडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे, तो सैटरडे इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 67th में जो सैटरडे होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। इसको इजीली इस तरीके से किया जाता है कि 30 में अगर 7 का डिवाइड करोगे, राइट, तो ये 4 बार में, और 28, यहाँ पे 2 बच गया रिमाइंडर, ये तो कंप्लीटली सर्कल घूम के आ जाएगा। 2 जो बच रहा है ना, तो थर्सडे के बाद फ्राइडे, सैटरडे, तो सैटरडे इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 के बाद अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 68 के बारे में, कि क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68 को, तो आपको चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आएंगी कि यहाँ पे एक हमें अमाउंट दिया हुआ है 2486 का, विद द इंटरेस्ट ऑफ 13% पर एनम, दैट व्हाट इज द सम। हमें उस प्रिंसिपल को फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं कि वो अमाउंट हमारा इनिशियल में 100 रहा होगा। अगर वो 100 है और उस पर प्रॉफिट हुआ इंटरेस्ट 13% का, तो 100% हमने स्टार्टिंग में माना, तो हमने ये मान लिया कि 113% हो गया, यानी कि 113% की जो वैल्यू है ना, वो हो चुकी है 2486। अच्छा, तो 1% की वैल्यू क्या होगी, अगर आपको 1% की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 2486 अपॉन 113, राइट। अगर आप इसको 113 से डिवाइड कर देते हैं, अगर आप इसको 113 से डिवाइड करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं 2 बार में एग्जैक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। कितनी बार में, 22 बार में एग्जैक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट, 22 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि 1% की वैल्यू अगर 22 होगी, तो आपको 100% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि 100% ही हमने इनिशियल माना हुआ था। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22 इंटू 100, राइट, 22 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, 2200। यही इसका इनिशियल अमाउंट होगा, यानी कि आंसर नंबर 4th इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, इसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, इसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अगर 22 का
अगर हम 13% निकालें तो क्या होगा, देखिए मेरा आंसर आया ये, तो इसका मैं 13% निकाल के देखूं। अगर मैं इसका 13% निकालूंगा 13/100, तो कहीं ना कहीं इसका जो इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा, 13 2 ज़ा 26, कैरी हो गई 2, और 26 में 2 को 8 कर देंगे, 286 हो जाएगा, राइट। और इस 286 को अगर 2200 में ऐड कर दिया जाएगा तो हमारा इस अमाउंट के बराबर आंसर आना चाहिए, बिल्कुल आ गया, 8 4 और 2, 2486, यानी देखिए ये यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 ही सही है। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि इनिशियल अमाउंट के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं था, तो हमने 100% मान लिया, यानी कि उस इनिशियल अमाउंट को 13% से अगर बढ़ा दिया जाए तो अमाउंट इतना हो रहा है, तो वो स्टार्टिंग में जो प्रिंसिपल था वो क्या था, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जो अमाउंट था वो हमारा 2200 था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, अब हम बात करते हैं 69th के बारे में, कि संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस डिपार्चर फ्रॉम पटना टू पटना PM and arrive New Delhi 8:15 the next day. What is the total time of journey? टोटल टाइम उस जर्नी का कितना रहा? अगर वो 5:50 पे निकल रही है, 5:50 पे निकल रही है, तो वो नेक्स्ट डे 8:15 AM पे वो पहुंच रही है, तो कितना टाइम लगा? देखिए 5:50 से अगर मैं 7:50 तक का टाइम काउंट करूं, तो आप इसको एग्जैक्टली यहाँ पे काउंट कर पाओगे कि 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, राइट, सॉरी इस तरीके से काउंट करो, 5:50 से लेकर के 7:50 तक कितना टाइम हो जाएगा? 5:50 से लेके अगली मॉर्निंग 5:50 तक 12 आवर्स हो गया, राइट। और 12 आवर्स के बाद 13 14 आवर्स हो गया, ये हो गए आपके 14 आवर्स, राइट। कितने हो गए? 14 आवर्स। लेकिन यहाँ पे टाइम है 8:15 का, यानी कि अगर इसमें 10 मिनट्स और प्लस कर दिए जाएंगे तो 8 हो जाएगा, और 8:15 में यानी कि 15 मिनट और हमें प्लस करना पड़ेगा, यानी कि 14 आवर्स 25 मिनट्स का समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 14 आवर्स 25 मिनट्स इज द राइट आंसर, राइट। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वही आपका करेक्ट ऑप्शन है, राइट। अगर आप इस तरीके से इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि देखिए 550 से लेकर के अगले नेक्स्ट 750 तक का जो समय हुआ वो हुआ 14 आवर्स का, राइट। अब 14 आवर्स का समय आपको पता चल चुका है, और 550 से लेके 8:15 का जो समय है वो 25 मिनट्स है, तो 14 आवर्स और 25 मिनट्स। तो जहां से टाइम स्टार्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करोगे तो बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। और इसके पहले वाले क्वेश्चन पेपर में भी हमने बहुत अच्छी तरीके से चीजों को देखा भी है और समझा भी है। चलिए आगे चलते हैं, और ये जो आपका ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि द डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स टू स्टडी द ग्राफ एंड से व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन इंग्लिश हैज पास्ड। इंग्लिश में कितने परसेंट बच्चे जो हैं वो पास हो हुए हैं इंग्लिश के अंदर। देखिए इंग्लिश का जो ग्राफ है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये इंग्लिश का ग्राफ, राइट। लेकिन यहाँ पे टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि 40 स्टूडेंट्स तो टोटल हैं, और इंग्लिश से में है आपका 15, और इसका आपको निकालना है परसेंट, राइट। तो कितने परसेंट आएंगे? जीरो से जीरो कैंसिल आउट, यानी कि 150 को आपको डिवाइड करना है 4 से, तो 4 3 ज़ा 12, राइट, और 4 7 ज़ा 28, और 4 5 ज़ा 20, यानी कि 35.5%, 37.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड वाला ऑप्शन है वही इस क्वेश्चन के अंदर करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो 37.5 इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इन विच ऑल द डिजिट्स आर डिफरेंट, जिसमें कि सारे के सारे जो डिजिट्स हैं वो डिफरेंट होनी, राइट। और व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा? 9876 इज द करेक्ट आंसर, राइट। इसमें 9 भी है, 8 भी है, 7 भी है, 6 भी है, तो ये आपका
ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा जो कि हम डिसेंडिंग ऑर्डर्स में रख देंगे यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही इस क्वेश्चन के अंदर करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर्स इन द फॉलोइंग नंबर्स। इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। देखिए यहाँ पे 84 है, यहाँ पे 86 है, यहाँ पे 85,000 है, यहाँ पे 80,000। सबसे बड़ा है 86,000। 86,450 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। हमें ग्रेटेस्ट नंबर ही फाइंड आउट करना था, तो 86,450 जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर है। इसी तरीके से हमें इनका सम फाइंड आउट करना है, जितने भी ये नंबर्स दिए हुए इन सब का सम फाइंड आउट करना है, राइट। तो चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं। अगर आपको सम फाइंड आउट करना है तो चीज़ों को कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। 6 और 5, 6 और 5 होते हैं 11, 11 और 4 होते हैं 15, 15 और 4। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप इस तरीके से नंबर्स को लिख लो। सबसे बड़ा नंबर आपको सबसे ऊपर लिखना है 004, राइट। उसके बाद हम लिख सकते हैं 406। उसके बाद लिख सकते हैं 4055 और फिर लिख सकते हैं 444, राइट। तो इन सबको आप प्लस कर लो। 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 4, 15 और 4 हो जाते हैं आपके 19, राइट। फिर कैरी 1 हो जाती है आपकी। 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 का 0 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगी। 4 और ये 1 हो जाएंगे 5, राइट। इसी तरीके से 4 8 और 12, 12 का 2 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगी, तो 4 और 1 5, यानी कि 5। ये हो जाएगा 5000, 52,005, 52,509। 52,509 इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड वाला है वही 73 का करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन विच नंबर क्वोशिएंट इज 23, रिमाइंडर इज 7 एंड व्हेन डिवाइडेड बाय 17, राइट। देखिए यहाँ पे आपने फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है। डिविडेंड इक्वल टू जो होता है वो होता है आपका जो डिविडेंड इन डिवाइडेड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, राइट। डिवाइडेड इनटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट यानी कि 23 और प्लस रिमाइंडर, ये राइट। ये क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, राइट। अब इन सबको सॉल्व कर लो। 17 में 23 का मल्टीप्लाई करोगे 391 हो जाएगा ये। और 391 में अगर आप 7 को प्लस करते हो, 391 में 7 को प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 398, राइट। 398 इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। 398 क्या है इसका सही ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि व्हाट हाउ मच should be added 5,618 and 3,845, so result this 12,850 होगा। कितना होगा? सबसे पहले तो हम 12,850 में से हम इसमें देखेंगे माइनस कर देंगे, यानी कि 12,850 में से, राइट। अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, आप मुझे खुद बताना। 2 और 5 में ऐसा क्या जोड़ दिया जाए कि 12 हो जाए। 2 और 5 में ऐसा क्या ऐड कर दिया जाए कि 12 हो जाए, राइट। तो आपको समझ आ रहा है कि 5 और 2 होते हैं 7, राइट। और 7 में अगर 5 को ऐड कर दिया जाएगा और तो 12 हो जाएगा, राइट। 7 में अगर 5 को और ऐड कर दिया जाएगा तो 12 हो जाएगा। ये आंसर आया कैसे? 12 में से आपने इस 2 को भी माइनस कर दिया और 5 को माइनस कर दिया। 12 में से 2 प्लस 5 को माइनस कर दिया, यानी 7 को माइनस कर दिया तो 5 आ गया। सेम यही प्रोसीजर हमें यहाँ भी करना है, बस नंबर यहाँ पे बड़े दिए हुए हैं। यानी कि 12,850 में ऐसा क्या प्लस कर दिया जाए, तो आप इसको माइनस करोगे। क्या माइनस करोगे? 5,618 प्लस 3,845 को दोनों को प्लस करके फिर माइनस कर दोगे तो आंसर इसका आ जाएगा। सो 12,850 में से अगर इन दोनों को आप प्लस करोगे तो हो जाएगा 9,463। अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे तो 3,387 आएगा, राइट। और ये माइनस आपको आता है 10 में से 3 गए तो 7। इसी तरीके से 4 में से 6 नहीं जाएगा तो 14 में से 6 8 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 और फिर यहाँ पे भी 3। तो 3,387 3,387 इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत सिंपल है कि हाउ मच एडिड, अब हाउ मच एडिड दिस एंड दिस सो दैट रिजल्टेंट विल दिस,
इसमें क्या और क्या ऐड किया जाए कि ये बन जाए। मैंने आपको समझाया ना। अगर ऐसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि 2 और 3 में ऐसा क्या प्लस कर दिया जाए कि यहाँ पे 7 हो जाए, रिजल्ट 7 हो जाए। आप बोलोगे यहाँ पे तो ऑलरेडी 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 और 2 6, 6 3 और 2 5, 5 में अगर 2 को प्लस कर दिया जाएगा तो 7 हो जाएगा। ये कैसे आया? 7 में से 2 को माइनस किया और 3 को माइनस किया। वैसे ही इसमें से इसको माइनस किया, फिर जो आंसर आएगा इसको माइनस कर दिया, तो भी यही आंसर आएगा, 3387। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमें इसमें बताना है कि इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर होगा। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, 208 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो भी आंसर होगा उसमें 2 जीरो लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है। तो 8 2 जा 16, राइट, 2 जीरो और 1 हो गया 8 और 2 28,000, सॉरी 2,81,600, 2 2 2 जा 4 होगा ना, 481600, 481600, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा वो इसका एक सही आंसर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन में 1/125 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। 1/125 का मतलब बहुत सिंपल है और इसको फाइंड आउट करना बहुत आसान है। डिवाइड कर दोगे तो 0.008 आएगा इसका आंसर, राइट। अब ये कैसे होता है देखिए, 1 से करेंगे और 125 को डिवाइड करोगे तो सबसे पहले तो पॉइंट लगेगा, पहले एक जीरो बढ़ाओगे कुछ नहीं होगा, फिर एक जीरो बढ़ाओगे, राइट, पॉइंट लगा के एक जीरो बढ़ाया, फिर जीरो लगाया, एक जीरो बढ़ाया, फिर जीरो लगाया और एक जीरो बढ़ाया। उसके बाद ये 8 बार में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, राइट, तो 1000 आ जाएगा ये, राइट। तो आप कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वही इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है, वही क्या है, करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 78 के बारे में बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 78 के अंदर क्या दिया हुआ है और कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी आसानी से। देखिए सबसे पहले जो ब्रैकेट्स में चीजें दी हुई है ना, उन चीजों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम प्लस करने वाले हैं कि किसमें क्या इसका आंसर आने वाला है। ये 5 के बाद माइनस लगा हुआ, राइट, और इन ब्रैकेट्स को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो ये लिखा हुआ है 5 माइनस 2 2 जा 4 और ये 5/2 माइनस 3/4, 5/2 माइनस 3/4, फिर प्लस का साइन लगा हुआ है और इसी तरीके से यहाँ पे 3 2 जा 6 और ये 7/2, यहाँ पे है 7/2, राइट, और फिर ये माइनस का साइन लगा हुआ है, 4 1 जा 4 और ये 5/4, राइट। तो ये सारी चीजें, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे ये हमें सोचना होगा। देखिए 5 और यहाँ पे सबसे पहले इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या आंसर आ रहा है। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया माइनस। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए जो इसका एलसीएम होगा वो 4 होगा, राइट। तो 2 2 जा 4 यानी कि 5 2 जा 10 होगा और माइनस फिर ये 3 होगा, राइट। तो आप देखोगे कि यहाँ पे फिर प्लस का साइन हो जाएगा। इसके अलावा फिर ये जो नीचे वाला ब्रैकेट है इसको आप सॉल्व करेंगे, इसका भी जो एलसीएम होगा वो 4 होगा। तो 2 2 जा 4 और 7 2 जा 14, राइट, तो 14 माइनस 5 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप देखोगे कि 10 में से अगर 3 जाएंगे तो 7/4 होगा, यानी कि 5 माइनस 7/4 प्लस फिर 14 में से अगर 5 को माइनस करोगे तो 9/4 होगा, राइट। तो ये तो आ गया आपको सॉल्व करने के बाद ये मिला। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे जिसमें लिखा हुआ है 5 माइनस, अब देखिए 9 में से अगर आप 7 को माइनस कर दोगे, इन दोनों को हम कर सकते हैं क्योंकि इनका एलसीएम सेम है, तो 5 माइनस 2/4 होगा। क्या होगा, 5 माइनस 2/4। हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई थी वो क्या दी हुई थी, 5 माइनस 7/4 दिया हुआ था, फिर यहाँ पे प्लस 9/4, यही आया हुआ था सॉल्व करने पे। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5 माइनस 9 में से 7 को जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/4, राइट। अब इसका सॉल्व करेंगे हम एलसीएम लेकर के, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 4 और यहाँ पे 1 4 जा 4 और 4 5 जा 20, 20 माइनस 2, राइट, तो ये हो जाएगा 18/4, राइट। 18/4 इज द राइट आंसर। अगर कैंसिल आउट करेंगे तो ये 9/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 9/2 हो जाएगा। तो चीज़ें बहुत सिंपल हैं। 7 के बाद 8 9 और ये यहाँ पे 2 बचा हुआ था, तो 2 18 अपॉन यहाँ पे बच गया 20 माइनस 7 होगा यहाँ पे, राइट।
20 - 7 और +9, राइट। तो 20 - 7 + 9, तो ये हो जाएगा आपका, अगर आप इन इन दोनों को सॉल्व करते हो तो 8 2 आ जाएगा, राइट। 9/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 11 22 होना चाहिए ना यहाँ पे, क्योंकि ये तो 20 हो गया यहाँ पे। अगर इसको सॉल्व करोगे आप तो ये कुछ इस तरीके की इक्वेशन बनेगी, 5 माइनस, राइट, ये हो जाएगा आपका 7/4 +9/4, राइट। तो ये एग्जैक्टली अगर आप देखोगे यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लिया आपने, और इसका जो एलसीएम होगा वो 4 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, -7 + 9, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा, राइट, प्लस का 2 होगा, तो ये हो जाएगा 20, और इन दोनों करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा अपॉन 4, ये हो जाएगा 22/4, राइट। तो 22/4 का मतलब हो गया 11/2, 11/2 को डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 5/1/2, राइट। 5/1/2 इज द राइट आंसर, राइट। तो यहाँ भी आप देखोगे कि यहाँ पे प्लस का साइन होना था, यहाँ भी क्या होता, प्लस का साइन होता, क्योंकि माइनस का 2 नहीं होता, राइट। इन दोनों को अगर माइनस भी करोगे तो ये प्लस का 2/4 होगा, तो प्लस का जब 2/4 होगा तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये वाला 22/4 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, कैंसिल आउट करोगे 11/2 हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दोगे 11/2 को तो 5/1/2 हो जाएगा, राइट। 5 2 = 10 और ये 11/2, इसके पहले भी जो हमने सॉल्व किया था उसमें भी 11/2 आ रहा था। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई भी इशू नहीं है, बस आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, आंसर्स तो आपका बिल्कुल परफेक्ट आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 79 के अंदर हमसे पूछा गया कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर इज 7980 एंड विच द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज दिस। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर 45 आ रहा है, तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर 45 आ रहा है, राइट। और दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का हमें दिया हुआ है कि 9 है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो या दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे, मैं बोल रहा हूँ तीन नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 45 आ रहा है, और दो नंबर को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 15 आ रहा है। तो नेक्स्ट तीसरा नंबर क्या होगा, तो आप कह सकते हो कि इसको डिवाइड करके देख लेंगे, यानी कि 15 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा, यानी कि अगर 45 को डिवाइड करेंगे 15 से तो हमें पता चल जाएगा आंसर 3 है, और दो नंबर्स का मल्टीप्लाई यानी कि 3 × 5, राइट। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो ये 7980 को अगर आप 228 से डिवाइड कर दो तो ये आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। ये 35 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो आपका सबसे सटीक और सबसे सही आंसर होने वाला है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 80th के बारे में बात करते हैं कि ये 80 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, जो कि आप कह सकते हो कि इस मैथमेटिक्स सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है कि 0.05% इज किसके इक्वल है। सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं इसको परसेंट में चेंज करूंगा तो 0.05 तो ऑलरेडी है, अपॉन 100 हो जाएगा, परसेंट को हटाऊंगा तो, और जब इसको मैं पॉइंट में चेंज करूंगा तो ये 2 पॉइंट और इधर खिसक जाएगा, यानी कि 0.005, तीन बार जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक जीरो यहाँ पे है तो दो जीरो इधर खिसक जाएगा ये, तो 0.0005 इज द राइट आंसर, राइट। तो ये थे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस, और अब बारी है हम इंग्लिश के क्वेश्चंस पे मूव करने वाले हैं, जो कि पैसेज के क्वेश्चन होने वाले हैं। और पैसेज को सबसे पहले तो आपको ध्यान से पढ़ना होता है, कि एक्चुअल में पैसेज को जब तक आप ध्यान से नहीं पढ़ते हो तो चीज़ें आपको समझ नहीं आती है, और ना ही आप उन पैसेजेस के आंसर्स को दे पाओगे। तो सबसे पहला काम होता है कि हम पैसेज को ध्यान से पढ़ें कि एग्जैक्टली पैसेज के अंदर क्या दिया हुआ है, राइट। तो अब हम पैसेज को ध्यान से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, अ सर्टन किंग वंस फेल इल एंड डॉक्टर्स डिक्लेयर वन ओनली अ सडन फ्राइट वुड रिस्टोर हिम्स टू हेल्थ। एक एक जो राजा था वो बीमार पड़ गया और डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि वो कभी भी उसके अंदर डर हो गया कि वुड रिस्टोर द हेल्थ, राइट। बट द किंग वॉज नॉट मैन एनी वन प्ले ट्रिक्स टू एक्सट्रैक्ट हिज फूल, राइट। और बट द किंग था वो a man for anyone to play tricks
अनएक्सपेक्टली हिज फूल वो मूर्ख बना रहा था कि लोग मूर्ख बन जाए। वन डे व्हेन ही फूल वाज विथ हिम लास्ट बोट। अब क्या हुआ कि एक बार जो मूर्ख था उसके साथ में जिसको वो फूल बना रहा था, और यहाँ पे देखिए पैसेज को जब तक आप अच्छी तरीके से नहीं समझेंगे कि एग्जैक्टली इसकी मीनिंग क्या होती है, तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसीलिए मैं बहुत आराम आराम से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या है इस राजा की कहानी क्या है। ये लिखा हुआ है, अ सर्टेन किंग वंस फेल इल। एक बार एक राजा बीमार पड़ा। डॉक्टर्स डिक्लेयर दैट, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया, ओनली द सडन फ्राइट वुड रिस्टोर हिम हेल्थ, मतलब उसको हेल्थ को रिस्टोर करना होगा। बट द किंग वॉज नॉट अ मैन, लेकिन वो किंग एक इंसान नहीं था फॉर एनी वन टू प्ले ट्रिक्स ऑन। वो किसी के ऊपर ट्रिक्स प्ले कर दिया जाए, राइट। एक्सपेक्टेड हिज फूल, उसके फूल को छोड़ करके। वन डे when he when the fool was with him, एक दिन उसका जो फूल था उसके साथ में था। when his boat, उसके बोट में, he cleverly pushed the king into the water, उसने चालाकी से पानी में धक्का दे दिया। help had already been arranged and the king was drawn ashore and put to bed. The fright, the bath and the rest in bed cured the deceased king, right। अब हुआ क्या कि जब उसको पानी में फेंक दिया, पानी में धक्का दे दिया उस फूल ने, हेल्प ऑलरेडी बीन अरेंज्ड एंड द किंग वाज ड्रॉन अश्योर एंड पुट टू बेड, उसको बेड में फिर आराम दिया गया उसको निकाल करके। द फ्राइट, द बाथ एंड द रेस्ट इन बेड, बेड क्योर्ड एंड डिसीज्ड किंग, राइट। उसी के साथ उसकी जो डिसीज भी थी वो भी क्योर्ड हो गई। बट सो एंग्री, लेकिन किंग बहुत गुस्सा था विद द फूल एंड द टर्न हिम आउट द कंट्री। अब उसने उस फूल को उस कंट्री से बाहर फेंक दिया, उस मूर्ख व्यक्ति को बाहर कर दिया देश से। द फूल रिटर्न हाउ एवर, द किंग ऑर्डर्ड हिम टू पुट द डेथ, राइट, सेइंग प्राइवेटली ही वुड ओनली रिपे फ्राइट विद द फ्राइट। ही डायरेक्टेड टू executioner not to use the axe but let fell a single drop of water so full lake, right। उन्होंने क्या हुआ कि जब उसको फेंका पानी के अंदर, तो वहां पे उसकी नेक, उसकी गर्दन तक ही पानी था। द फुल वॉज लेड ऑन द ग्लव्स एंड एग्जीक्यूशन ड्रॉप द वाटर्स ऑन द fool's neck and amid shouted laughter and fool was asked to rise, thanks the kings for his kindness। और फिर फूल ने कहा कि राजा को उसकी काइंडनेस के लिए धन्यवाद, थैंक यू। बट फूल नेवर मूव्ड, ही वॉज डेड किल्ड बाय द मास्टर जॉक्स। लेकिन वो क्या हुआ कि वो फुल नेवर मूव्ड, कभी नहीं वापस आ पाया। ही वॉज डेड, वो डेड हो चुका था, किल्ड बाय मास्टर जॉक्स, और उसको मास्टर जॉक से वो मर चुका था, राइट। ही वॉज अ डेड, कि वो मर चुका था, किल्ड बाय हिज मास्टर्स जोक, अपने मास्टर जोक से, राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टोरी आपको समझ आ चुकी है कि एक राजा और इसका जो मूर्ख, उसका जो उसके साथ रहता था, उसके ऊपर कंप्लीट स्टोरी है, स्टोरी दी हुई है, राइट। फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, ही कुड द सिक किंग टू बी क्योर्ड, द फूल पुश्ड द किंग इनटू द वाटर फ्रॉम हिज बोट। जब उसको बोट से धक्का दे दिया, सो वो द फ्राइट सो कोस्ट एंड द बाथ एंड द रेस्ट इन द बेड, राइट, क्योर्ड द किंग ऑफ हिज सिकनेस, और इस तरीके से उस अपने सिकनेस को भी उसने क्योर कर लिया। हु अलोन कुड एफोर्ड टू प्ले ट्रिक्स ऑन किंग, कौन जो है अकेली राजा के साथ मतलब ट्रिक्स को प्ले कर सकता था। वो कौन था अकेला व्यक्ति जिसपे वो कर सकता था, केवल फूल ही ऐसा व्यक्ति था जिसपे वो ट्रिक्स प्ले कर सकता था। वाई डिड द किंग टर्न टू द फूल आउट द कंट्री, क्यों राजा ने उस फूल को कंट्री से बाहर कर दिया। क्योंकि क्योंकि उसने क्या किया हुआ था, बिकॉज फूल प्लेड अ डेंजरस ट्रिक्स ऑन द किंग एंड मेड द किंग वेरी एंग्री विथ हिम। क्योंकि उस फूल व्यक्ति ने उसके साथ एक डेंजरस ट्रिक खेला था जिससे कि राजा बहुत गुस्सा हो गया था। हाउ डिड द फूल मेट हिज एंड कॉन्सियसली, किस तरीके से उस अपने एंड से वो मिला, राइट। तो कह सकते हो कि वो जो फूल व्यक्ति था, जो मूर्ख था, जब जब मैं फूल वर्ड का यूज कर रहा हूँ तो आप समझिए, हिज मास्टर एंड किंग जोक्स किल्ड हिम, उसका जो राजा का जोक था वो उसने मार डाला उसको। डिड द किंग रियली वांट टू फूल टू डाई, क्या जो राजा था वो वास्तव में उस फूल को मारना चाहता था।
नो, राजा नहीं चाहता था, द किंग डिडंट रियली वांट टू फूल टू डाई, कि वो मरे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम पैसेज के बारे में बात करते हैं और ये पैसेज है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट। कि प्रिवेंशन मतलब कि रोकथाम ही सबसे बड़ा क्योर है। इट इज a recognized that only way to rid malaria completely to get rid of mosquito which cause malaria is always associated with damp and marshy land। जो कूड़ा करकट भर जाता है वहां से मलेरिया स्टार्ट होता है, जहाँ पे कूड़ा होता है। दैट नॉट बिकॉज ऑफ लैंड इज डैम्प, इसलिए नहीं कि लैंड डैम्प है, बिकॉज ऑफ स्टेंडेंट वाटर इज ब्रीडिंग प्लेस एंड मॉस्किटो विच बिगिंस लाइफ लार्वा लिविंग इन अ वाटर। जो लार्वा है वो वाटर में रहता है। मलेरिया डज नॉट फ्रिक्वेंटली अकर इन अ ड्राई डेजर्ट। और मलेरिया जो होता है ना, जहाँ पे ड्राई डेजर्ट है, सूखे प्रदेशों में नहीं होता है, कंट्री साइड कंट्रीज, बिकॉज मॉस्किटो कैन नॉट बी ब्रीड देयर, वहाँ पे मॉस्किटो नहीं रह सकते। द ओनली वे टू डिस्ट्रॉय मॉस्किटोज टू प्रिवेंट देयर ब्रीडिंग इन स्टैंडिंग वाटर। जो वाटर के अंदर उनकी ब्रीडिंग को रोकना ही आप मलेरिया को रोक सकते हो, यही एक तरीका है। तो इस पैसेज के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो पूछे गए हैं, उनके आंसर्स हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो टाइटल पूछा है कि इसका एक बेटर टाइटल क्या हो सकता है, तो आप कह सकते हो कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर इज राइट आंसर, राइट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है 86 का, वो आप सॉरी, हाउ इज द गेट रीड ऑफ मलेरिया, सॉरी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी बीमारी के बारे में नहीं है, बल्कि एक पर्टिकुलर मलेरिया के बारे में है कि हाउ टू गेट रीड ऑफ मलेरिया, कि कैसे मलेरिया से हम बच सकते हैं। हाउ डज मलेरिया अकर, कैसे मलेरिया जो है वो फैलती है। इट्स कॉज्ड बाय कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर या मॉस्किटो ब्रीडिंग डैम्प इन मार्शली लैंड। जो मॉस्किटो होते हैं ना, जो मॉस्किटो होते हैं उनके ब्रीडिंग से डैम्प में मलेरिया फैलता है। अगर उसको रोक दिया तो वो रुक जाएगा। हाउ कैन वी गेट रीड ऑफ मलेरिया, हम कैसे उससे बाहर आ सकते हैं, राइट। आप कह सकते हो कि इससे बाहर निकलने का तरीका है कि डिस्ट्रॉय करें मॉस्किटो को, प्रिवेंट करें ब्रीडिंग को उनकी स्टैंडिंग वाटर के अंदर। पहला ऑप्शन करेक्ट है। अब इसी में ही एक 89th नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी नॉट गेट मलेरिया इन अ ड्राई डेजर्ट। क्यों नहीं होता, क्योंकि वहां पे वो ब्रीड नहीं कर पाता मॉस्किटो ड्राई डेजर्ट के अंदर। तो 89th में आप कह सकते हो बिकॉज मॉस्किटो कॉजन मलेरिया डज नॉट ब्रीड इन ड्राई डेजर्ट। ड्राई डेजर्ट में वो ब्रीड नहीं कर पाता, इस वजह से वहां पे जो मलेरिया है वो नहीं फैलता। अपोजिट वर्ड क्या होगा स्टैग्नेंट का। अब स्टैग्नेंट वर्ड का जो अपोजिट वर्ड होगा वो होगा फ्लोइंग। स्टैग्नेंट मतलब स्टैग होना, फ्लोइंग मतलब बहते रहना। चलिए अब हम बात करने वाले हैं पैसेज नंबर थर्ड के बारे में। काफी इंटरेस्टिंग पैसेज है और आपको समझ में भी आएगा कि ऑल द हाउसवाइफ हु वेंट टू कल्पतरु एंड सुपरमार्केट इन द बेंगलुरु हैड वन ग्रेट एम्बिशन। उनके पास एक अच्छा एम्बिशन होता है कि टू बी अ लकी कस्टमर्स हु डिड नेवर हैड पे द शॉपिंग फॉर, टू नॉट पे फॉर हर शॉपिंग, कि हम लकी कस्टमर बने जो शॉपिंग के लिए कुछ पे ना करें। फॉर दिस was that notice the inside entrance promise that said remember once a week once our customers get free goods, कि मतलब वीक में केवल हमारा एक कस्टमर जो है वो फ्री गुड्स को पा सकता है। दिस मे बी योर लकी डे, हो सकता है कि यह आपका लकी डे हो। फॉर सेवरल वीक्स बाटली वाला होप, कि बाटली वाला ये उम्मीद करता है, राइट। लाइकली मेनी हर फ्रेंड्स to be lucky customers. Unlike her friends, she never gave up hope. Right? Her kitchen was full of the things which she did not need. Her husband failed to uh, dissuade her. She dreamed to that day a manager the supermarket would approach her say and madam this is your lucky day। वो ये एक्सपेक्ट करती है कि मैनेजर जो है वो उसको कहे कि आज आपका लकी डे है, राइट। एवरीथिंग इन योर बास्केट इज फ्री है, जो भी आपके बास्केट में सब कुछ फ्री है। वन सैटरडे मॉर्निंग मिस्टर बाटली वाला फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड लेफ्ट द सुपरमार्केट। एक दिन मिस्टर बाटली वाला ने फिनिश्ड किया अपनी सारी शॉपिंग और सुपरमार्केट को छोड़ा। बट शून शी डिस्कवर्ड हैज फॉरगेटन बाय द टी।
और फिर वो भूल गई टी को परचेस करना। सी रस्ट बैक एंड गॉट द टी, वेंट टुवर्ड्स द कैश डेक, and as she did so, he saw the manager of the supermarket come up her, madam, and said, holding out this hand, कि hand, I want to congratulation you, मैं आपको congratulation कहना चाहता हूँ, you are our lucky customers and everything you have in your basket is free, कि आप हमारे लकी कस्टमर हो, जो भी आपके बास्केट में वो सब कुछ फ्री है। राइट, तो ये सारी चीज़ें हैं। और आगे बढ़ते हैं और इस पैसेज के ऊपर बेस्ड क्या क्वेश्चन है इसको हम देखते हैं और सॉल्व करने की, एक राइट आंसर फाइंड आउट करने की हम कोशिश करते हैं। लिखा हुआ इट सेड, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर। इट किस चीज को बता रहा है यहाँ पे, ये बता रहा है नोटिस को। किसको बता रहा है? नोटिस को बता रहा है। तो नोटिस जो है वो एक हमारा यहाँ पे परफेक्ट आंसर है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि जो लिखा हुआ है कि व्हाट हैपन ऑन द लकी डेज। लकी डेज में क्या होता है कि जो भी आपके पास में है वो सब फ्री होता है वहां पे, यानी कि ऑन वन ऑफ द कस्टमर्स गॉट फ्री गुड्स, मतलब एक किसी को पूरा फ्री गुड्स मिलेगा। इसी तरीके से व्हाई डिड मिस्टर बाटली वाला बाय थिंग्स विच शी डिडंट नीड। क्यों बाटली वाला ने जिस चीज की जरूरत नहीं थी उसको भी खरीदा। राइट, तो आप कह सकते हो कि शी ड्रीम टू ऑफ लकी डे, उसने ड्रीम किया कि लकी डे व्हेन शी कुड एवरी आइटम्स इन बास्केट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कि जो भी उसके बास्केट में होगा सब फ्री ऑफ कॉस्ट। हर हस्बैंड फेल्ड टू डिश्यूड हर व्हाट डिड हर हस्बैंड वांट। हस्बैंड क्या चाहता था, क्या चाहते थे उनके। आप कह सकते हो कि her husband wanted to stop purchasing the things she didn't need, right? wanted to stop purchasing, कि उन चीजों को परचेस करना बंद करे जिसकी जरूरत नहीं है, ये चाहते थे। राइट, इसी तरीके से अगर हम 95th वाले क्वेश्चन को देखें और समझने की कोशिश करें तो एग्जैक्टली आप समझ पाओगे कि व्हाई डिड द मैनेजर कॉन्ग्रेचुलेट मिस्टर बाटली वाला। इसलिए कॉन्ग्रेचुलेट किया कि मिस्टर बाटली वाला हैड बिकम अ लकी कस्टमर फॉर शी डिडंट हैव टू पे हर शॉपिंग, कि वो उसकी लकी कस्टमर थी। बिकम अ लकी कस्टमर, शी डिड नॉट हैव टू पे फॉर हर शॉपिंग, क्योंकि उसके पास शॉपिंग करने पे करने के लिए नहीं था, वो पे नहीं कर पाए। राइट, आगे बढ़ते हैं और अब हम पैसेज नंबर 4 के बारे में बात करेंगे कि पैसेज नंबर 4 के अंदर एक्चुअल में क्या दिया हुआ है और इसका एक राइट आंसर क्या हो सकता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। यहां पे चीजों को देख करके आपको एग्जैक्टली आइडिया लग जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है अ पर्सन हु लुक्स एट द गुड साइड ऑफ द थिंग्स सी गुड थिंग्स। कोई भी एक इंसान जो चीजों की अच्छी तरफ देखता है तो उसको अच्छा ही अच्छा दिखता है। वी कॉल सच अ पर्सन ऑप्टिमिस्ट, और ऐसे लोगों को आशावादी कहा जाता है। द वन हु लुक्स फॉर बैड साइड थिंग्स, उसको कहा जाता है पैसिमिस्ट, उसको पैसिमिस्ट कहा जाता है। द हु लुक्स फॉर गुड क्वालिटीज ऑफ अदर्स विल मेक मेनी फ्रेंड्स लाइफ हैप्पी लाइफ, और जो हमेशा अच्छी चीजों को देखता है उसके लिए लाइफ आसान और हैप्पी होती है। द अदर विल बी मेक देयर ओन एज वेल एज लाइफ अदर मिजरेबल, और न सिर्फ उसके लिए बल्कि दूसरे के लिए भी लाइफ मिजरेबल होती है। वी एक्सपेक्ट अदर नॉट टू लुक आवर माइंड आवर बैड क्वालिटीज, ऐसा नहीं कि केवल वो अपने माइंड को देखते हैं, केवल बैड क्वालिटीज को देखते हैं। वी एक्सपेक्ट अदर्स नॉट टू लुक एट माइंड आवर बैड क्वालिटीज, लेट रिमेंबर द अदर्स टू एक्सपेक्ट सेम फ्रॉम अस, हमसे भी दूसरे लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं। अ वेरी गुड वे टू लिव हैप्पी लाइफ विथ सर्वर फ्रेंड्स टू लीन टू लुक अ गुड क्वालिटीज ऑफ अदर्स, कि हमेशा दूसरों के अंदर एक अच्छी क्वालिटी को देखा जाए तो एक अच्छे फ्रेंड्स आप बना सकते हो, लाइफ को बेटर तरीके से जी सकते हो। तो ये पैसेज जो है कंप्लीटली बहुत अच्छा पैसेज है और इस पैसेज के ऊपर बेस्ड अब हम क्वेश्चंस को करते हैं कि क्या दिया हुआ है इस पैसेज के ऊपर बेस्ड। सबसे पहले, हु इज एन ऑप्टिमिस्ट, कि ऑप्टिमिस्ट कौन है। वन हु लुक एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स, क्या ऐसा व्यक्ति जो चीजों के डार्क साइड को देखता है। क्या ऐसा व्यक्ति वन हु लुक्स एट द गुड साइड ऑफ द थिंग्स, जो अच्छी चीजों को देखता है। एग्जैक्टली यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि ऐसा व्यक्ति जो अच्छी चीजों की तरफ देखता है उसी को ही हम ऑप्टिमिस्ट व्यक्ति कहते हैं। चलिए, तो अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं
और यहाँ लिखा हुआ है कि वॉट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स, हम दूसरों से क्या अपेक्षा रखते हैं, हम यही अपेक्षा रखते हैं दूसरों से भी कि वो भी हमारे साथ, दे मस्ट नॉट लुक एट, मैंने देखे माइंड्स और बैड क्वालिटीज को देखे, हमारे बैड क्वालिटीज को नहीं देखे। व्हाट डज अ पर्सनिस्ट, पर्सनिस्ट का मतलब क्या होता है, पर्सनिस्ट का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो बैड साइड को देखता है, लुक्स एट द बैड साइड ऑफ द थिंग्स, जो हमेशा बुरी चीज की तरफ देखता है। इसीलिए अगर हम 99th वाले क्वेश्चन के बारे में अब हम बात करेंगे, इन व्हाट वे डज बीइंग एन ऑप्टिमिस्ट हेल्प वन, हम कैसे ऑप्टिमिस्ट बन सकते हैं और दूसरों की मदद कर सकते हैं, तो आप कह सकते हो इट हेल्प्स वन मेक्स मेनी फ्रेंड्स एंड लिव हैप्पी लाइफ, ये हमें एक बहुत इट इट हेल्प्स वन मेक्स मेनी फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स बनाने में मदद करता है और लाइफ को हैप्पी रखने में भी मदद करता है। दैट इज अ फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 के बारे में कि व्हाट वर्ड पैसेज मींस अनहैप्पी पिटीबल एफ, अनहैप्पी का मतलब, पिटीबल का मतलब होता है मिजरेबल व्यक्ति, राइट। और इस तरीके से हमने सॉल्व किया जो आपका 2007 का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर था। उस क्वेश्चन पेपर को अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई डाउट है या किसी भी तरीके की कोई भी समस्या अगर नजर आती है, तो आप हमारे ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में। सिंपल है, आपको मैसेज करना है ज्वाइन का और PYQ लिख सकते हैं कि PYQ की सीरीज के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। और ये नंबर आप सेव करके रखिए 8770077431, राइट। इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इजीली हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, आप प्रैक्टिस पेपर ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.